स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास डी एम्पलीफायर, लेकिन ये थोड़ा अलग है। हालांकि चलन में है, इसका बोर्ड मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ तक ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये है बेस्ड है IRS2092 इस आईसी पर। तो ये आईसी ऐसा है कि जैसे आपने नॉर्मल क्लास डी एम्पलीफायर देखा होगा, जिसके अंदर इनपुट के लिए एक ऑप एम्प होता है, सिग्नल शिफ्टिंग के लिए 4049 एंड मॉसफेट ड्राइवर के लिए IR2110 इस टाइप से होता है। तो यहाँ 3 आईसी लगी होती है, लेकिन यहाँ पर केवल एक आईसी, इसके अंदर ही ये सब कुछ इनबिल्ड है। तो इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर +35 एंड -35 वोल्ट की मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसका कनेक्शंस होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ±35 वोल्ट पर काम कर रहा है। मतलब ये है कि ये ड्यूल सप्लाई से ऑपरेटेड क्लास डी पावर एम्पलीफायर है। तो जो मार्केट में या ऑनलाइन इसका जो बोर्ड मिलता है IRS2092 इस आईसी के बेस्ड पर, तो वो 500 वाट के नाम से आप देखते होंगे, ऑनलाइन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव 35 वोल्ट है, वो एक रजिस्टर के थ्रू इस आईसी की पिन नंबर 1 पर फीड होता है। तो यहाँ पर जो निगेटिव सप्लाई है, ये पिन नंबर 6, इस पर एक रजिस्टर के थ्रू फीड होता है सप्लाई। ये भी 2K7 जैसा पॉजिटिव साइड में है, सेम वैसा ही ये निगेटिव साइड में है। एक्चुअली ये जो सप्लाई जो जा रही है, ये इस आईसी के अंदर एक ऑप एम्प है, इनपुट सेक्शन है, उसको पावर अप करने के लिए, उस आईसी को पावर अप करने के लिए ये सप्लाई इस रजिस्टर के थ्रू जाती है। और हम जैसे कि देखते हैं नॉर्मली जो हमारे ऑप एम्प होते हैं, तो उसमें हम जो सप्लाई लेके आते हैं, वहाँ जीनर डायोड और कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जीनर डायोड और कैपेसिटर यूज़ इसलिए नहीं हो रहा है, हालांकि कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। जीनर डायोड इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसी आईसी के अंदर में ही ये क्लैंपिंग डायोड लगा हुआ है, इसीलिए बाहर से कोई जीनर डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिल्टर कैपेसिटर लगाना जरूरी है ताकि कोई भी रिपल्स से कोई साउंड की प्रॉब्लम, साउंड कोई डिस्टर्ब ना हो। और जो पिन नंबर 2 है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखिए दोस्तों, इस आईसी में ग्राउंड और जो बायस वोल्टेज दिया जाता है 12 वोल्ट, उसका ग्राउंड, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर आप केयर करिएगा, वो आगे सर्किट में आप देखेंगे। और जो सिग्नल इनपुट है, हमें पिन नंबर 3 पर देना होता है। तो सिग्नल इनपुट बहुत ही सरल है, एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर सिग्नल इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ सिग्नल इनपुट इस तरीके से है, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, जो कि आप 63 वोल्ट 50 वोल्ट में यूज़ कर सकते हैं। या अगर 10 माइक्रोफैराड की जगह आप कोई हाई वोल्टेज वाला नॉन पोलर कैपेसिटर लगाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर पिन नंबर 4 पर एक PF है 102, यानी कि 1000 PF इसे आप कह सकते हैं। तो इसका कोड होता है 102। तो ये पॉलिस्टर में होना जरूरी है। अगर आप सिरेमिक में लगाते हैं तो इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। मतलब क्लास डी में जो भी आपको कैपेसिटर इस्तेमाल करने हैं, सारे पॉलिस्टर इस्तेमाल करिए या उससे अच्छी ग्रेड के PF आप इस्तेमाल करिए। सिरेमिक यहाँ पर लगाना मतलब रिकमेंडेड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 PF है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 के बीच में। ये दोनों ही 222 यानी 222 PF इनका कोड है। और इसके सेंटर से, दोनों कैपेसिटर के जंक्शन पॉइंट से, एक 150 ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड होता है। तो ये होता है इसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, उसको डिसाइड करने के लिए ये नेटवर्क है। तो ये जो 150 ओम का रेजिस्टेंस और जो 222 PF है, इनकी वैल्यू आप कम या ज़्यादा करके इसके जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम रखें या ज़्यादा रखें, आखिर बेनिफिट किससे है ये समझ में नहीं आता। आखिर करें तो करें क्या? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो दोस्तों, सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर 400 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। तो 400 किलोहर्ट्ज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर PF और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर फीड की गई है, ताकि आपका सर्किट प्रॉपर 400 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करें। बशर्ते आपको यहाँ पर
सिरेमिक नहीं बल्कि पॉलिस्टर पीएफ लगाने चाहिए। दोस्तों अगर हम इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी मतलब इस आईसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है अगर उसकी बात करें तो ये 70 किलो हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज तक ये इसका बैंडविड्थ है। तो हम 70 किलो हर्ट्ज से लेकर इसे 500 किलो हर्ट्ज के बीच में इसे रन करा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि हमने इसे 400 किलो हर्ट्ज पर ही स्टेबल किया है? तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं तो ये मॉसफेट के लिए काफ़ी बेहतर है, यानी कि उसमें स्विचिंग लॉसेस कम होंगे और मॉसफेट की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, यानी कि मॉसफेट का हीटिंग जो है वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो मॉसफेट पर स्विचिंग लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पर तो एक दूसरी समस्या ये आती है इंडक्टर कॉइल पे। तो जो आउटपुट आपको मिलेगा उसमें रिपल्स हो सकती हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इंडक्टर कॉइल पे लोड आता है और वो रिपल्स जनरेट करती है, मतलब आउटपुट पर रिपल मिलता है। तो ओवरऑल हमें साउंड आउटपुट से मतलब है, तो इसीलिए ऐसी फ्रीक्वेंसी चुनी गई ताकि जिसमें रिपल्स भी कम रहें और स्विचिंग लॉसेस भी कम से कम रखा जा सके। तो इसीलिए 400 किलो हर्ट्ज़ को चुना गया। अब दोस्तों यहाँ पर पिन नंबर 4 पर भी मार्किंग कर देते हैं। इसका नेम ये है कॉम्प, यानी कॉम्परेटर का ही पार्ट है ये। इसके अंदर जो कॉम्परेटर आईसी लगी हुई है उसका पार्ट है ये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन नंबर 5 है। पिन नंबर 5 का नेम है CSD। CSD का फंक्शन क्या है चलिए अब देखते हैं। दोस्तों CSD पिन और पिन नंबर 6 के बीच में एक कैपेसिटर लगता है 10 माइक्रोफैराड का। ये कैपेसिटर से ही इस आईसी में मतलब इसका शट डाउन जो टाइम है, मतलब अगर आईसी एक बार ऑफ हो जाती है तो वो कितनी देर तक ऑफ रहेगी, ये CSD कैपेसिटर से डिसाइड होता है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड है। आप अगर शट डाउन मतलब ऑफ होने या ऑन होने का जो टाइम है उसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। कम करने के लिए वैल्यू कम, बढ़ाने के लिए वैल्यू बढ़ा दीजिए। अगर 10 माइक्रोफैराड है तो वहाँ पर आप 22 माइक्रोफैराड लगाएंगे तो पहले से जो इसका ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये CSD पिन और क्या क्या काम करती है चलिए उसको देखते हैं। तो जो CSD पिन है उसका सबसे मेन जो काम है वो डिले प्रोवाइड करना है। तो जो पावर ऑन करते हैं, जैसे ही आप इस बोर्ड को पावर से कनेक्ट करते हैं तो पावर ऑन होने के लिए एक छोटा सा डिले ये प्रोवाइड करता है ये कैपेसिटर। मतलब ये कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर डिले टाइम हमको मिलेगा। मतलब कैपेसिटर का चार्ज होने का जो टाइम है वही हमारा डिले टाइम है। तो उसके बाद में सेल्फ रीसेट, जैसे कुछ फॉल्ट आता है, जैसे मॉसफेट आपके स्पीकर लाइन शॉर्ट हो जाती है या ओवरलोडेड हो जाती है, तो फॉल्ट की कंडीशन में इसके अंदर ये जो कैपेसिटर है CSD पिन इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देती है। जैसे ये डिस्चार्ज हो जाता है तो ये आईसी स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब पल्स आउट करना बंद कर देती है। लेकिन जैसे फॉल्ट ओके हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, तो फिर ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगता है और आईसी फिर से अपना नॉर्मल फंक्शन करने लगती है। तो ये जो कैपेसिटर है इसके चार्ज और डिस्चार्ज का जो टाइम है वही आपका डिले टाइम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8। तो पिन नंबर 8 वो OC सेट और CSD यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, और OC सेट और वोल्टेज रेफरेंस। ये जो पिन नंबर 7 और 8 है एक्चुअली ये जो कुछ फॉल्ट आता है, जैसे आपकी स्पीकर लाइन शॉर्ट होती है या मॉसफेट में ओवर करंट ड्रॉ करने लगते हैं मॉसफेट, तो उस समय ये पिन नंबर 7 और 8 ये वोल्टेज रेफरेंस लेती है और इस आईसी के CSD पिन पर एक कमांड जाता है जिससे कि ये आईसी शटडाउन मोड में चली जाती है। तो जैसे इसको देखने के लिए हम समझते हैं कि अगर यहाँ पर एक मॉसफेट है, ये मॉसफेट मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। हालांकि ट्रांजिस्टर ड्रॉ करने में बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन मॉसफेट में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस होते हैं। तो देखिए ये जो मॉसफेट का गेट है, गेट पर अगर पल्स जा रही तो मॉसफेट ऑन ऑफ हो रहा है। तो मॉसफेट जब ऑन ऑफ होता है तो ये स्विचिंग मोड में ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे कहीं फॉल्ट आ गया, स्पीकर लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई, तो एक बड़ा वोल्टेज डिफरेंस सोर्स और ड्रेन के बीच में आता है। ये सोर्स और ड्रेन के वोल्टेज को ही
ये वोल्टेज रेफरेंस और ओसी सेट ये जो है ये पिन डिटेक्ट करती है। ये वोल्टेज डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब शॉर्ट सर्किट होगा, स्पीकर लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाती है या आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर ओवरलोड कर दिया, तो उस समय ये जो निगेटिव सप्लाई, जैसे यहाँ पर ड्रेन तो आपका स्पीकर लाइन से कनेक्टेड है और इस पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है ग्राउंड के साथ में, तो उस समय क्या होगा, इस मॉसफेट से काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इस वजह से इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको इस आईसी की पिन नंबर 8 डिटेक्ट करती है। और पिन नंबर 8 जैसे ही वोल्टेज डिफरेंस को डिटेक्ट करती है तो एक कमांड जनरेट होता है इस आईसी के अंदर से ही, वो सीएसडी पिन के इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देती है, जिससे ये आईसी आगे पल्स देना बंद हो जाती है और आपके मॉसफेट जो है वो सेफ रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाया गया है और पिन नंबर 7 से कनेक्टेड रजिस्टेंस है 8.2 के, और पिन नंबर 8 से नहीं है एक्चुअली, निगेटिव सप्लाई से 1.2 के का ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है वो चला जाता है पिन नंबर 8 पर। तो देखिए पिन नंबर 7 पर वोल्टेज रेफरेंस है और 1.2 से यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने पर देखिए -35 वोल्ट डेफिनेटली ड्रॉप होगा और एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी को ये पिन डिटेक्ट करेगी और इस आईसी को शटडाउन कमांड मिल जाएगी। अब दोस्तों पिन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं तो पिन नंबर 9 डीटी है और पिन नंबर 10 कॉमन पिन है। तो कॉमन पिन कनेक्ट हो जाती है -35 वोल्ट की लाइन से। और इसी के साथ दोस्तों पिन नंबर 12, ये पिन नंबर 12 बायस वोल्टेज के लिए, मतलब अलग से इस आईसी को काम करने के लिए हमें 12 वोल्ट देना होता है और ये रेकमेंड किया जाता है कि इस 12 वोल्ट को आप एसएमपीएस सप्लाई से दें। तो देखिए ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये 12 वोल्ट का, यहाँ पर खास ध्यान रखना है। तो जो 12 वोल्ट का निगेटिव है, जो 12 वोल्ट का जो ग्राउंड है वो -35 वोल्ट से कनेक्ट होगा और जो पॉजिटिव है वो पिन नंबर 12 से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 12 वोल्ट बायस वोल्टेज है मैं यहाँ इस तरीके से लिख देता हूँ, आप इसको कैपेसिटर का सिंबल मत समझिए। ये 12 वोल्ट आपको देना है यहाँ पर, ये बायस वोल्टेज भी कहलाता है। हालांकि बायस तो नहीं कहेंगे, ये आईसी का वर्किंग वोल्टेज है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, एम्पलीफायर की भाषा में इससे कहें तो बायस वोल्टेज कहना ही ठीक है। तो देखिए 12 वोल्ट का ये -35 वोल्ट की लाइन से और पॉजिटिव पिन नंबर 12 से। तो यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है, जो मॉसफेट का जो ये ड्राइविंग साइड है उसका कॉमन पिन जो होता है -35 वोल्ट की लाइन से जुड़ता है, मतलब यहाँ रेफरेंस जो है -35 वोल्ट है और जो इनपुट साइड है वहाँ पर जो ग्राउंड है वो रेफरेंस पॉइंट है। तो पिन नंबर 11 से देखिए एक आउटपुट मिलता है जो कि 10 ओहम की रेजिस्टेंस से मेन मॉसफेट के गेट पर जाएगा। और पिन नंबर 9 जो है डीटी है। अब पिन नंबर 9 डीटी क्या है इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि डीटी लिखा हुआ है, डीटी का मतलब होता है डेड टाइम, यानी कि मॉसफेट 1 और मॉसफेट 2 के ऑफ और ऑन होने के बीच में जो गैप होता है, बहुत कम समय का गैप होता है, वही है डेड टाइम। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इनकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके उसके डेड टाइम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो डीटी पिन पर दो रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़ती है, ग्राउंड -35 वोल्ट एंड +12 वोल्ट, जो बायस का +12 वोल्ट है उसके बीच में। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3K3 है जो +12 वोल्ट से आ रही है और -35 वोल्ट साइड में 8.2K। दोस्तों यहाँ पर जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ वाइटिंग लगा के। ये देखिए इस तरीके से करेक्टेड कर दिया है मैंने ताकि रेजिस्टेंस के साइज़ को थोड़ा लार्ज में दिखाया दोस्तों इसी के साथ साथ जो बायस वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट, इसके बीच में भी एक कैपेसिटर लगा होना बेहतर है। तो यहाँ पर ये 10 माइक्रोफैराड से लेके 470 माइक्रोफैराड के बीच में लगाया जा सकता है। ये बायस वोल्टेज में किसी भी तरीके का रिपल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये रेकमेंड किया जाता है। आप 10 माइक्रोफैराड रेकमेंडेड है, हालांकि आप एसएमपीएस से पावर सप्लाई देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ट्रांसफार्मर से देते हैं तो यहाँ पर आप 470 माइक्रोफैराड का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बायस सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर से मैं रेकमेंड नहीं करता। अब इसके बाद देखिए पिन नंबर 16 CSH। तो CHS के बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि एक्चुअली ये पिन करती क्या है। तो
यहाँ पर देखिए इस पिन से एक डायोड कनेक्ट होता है और इस डायोड का नंबर भी बड़ा अजीब है, BAV19WS ऐसा कुछ नंबर है, 19WS बेहद अजीब नंबर है और पता नहीं ये डायोड मार्केट में मिलेगा भी कि नहीं। हालांकि इससे MUR120 भी लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा जब क्लास डी की बात हो तो एक्चुअल में जो डायोड या जो भी कंपोनेंट्स वहाँ पर है उसी को लगाना चाहिए, उसमें ज़्यादा चेंजेस यहाँ अलाउ नहीं है। क्लास AB की बात अलग है। अब देखिए पिन नंबर 15 पर VB लिखा हुआ है, ये 33 के रेजिस्टेंस से पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है। और पिन नंबर 14 जो है यहाँ से हमें हाई आउटपुट यानी कि पॉजिटिव साइड के मॉसफेट के गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पिन नंबर 14 से हमें आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि पिन नंबर 11 से आउटपुट मिल रहा है, सेम वैसा ही हम यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि मॉसफेट के गेट पर जाएगा। इसके बाद पिन नंबर 13 है। पिन नंबर 13 स्पीकर लाइन से कनेक्टेड होता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है पिन नंबर 16 और 14 के बीच में। हो सकता है ये गेट को डिस्चार्ज करने के लिए है या क्या है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है पिन नंबर 16 एंड 14 के बीच में। हालांकि गेट डिस्चार्ज रेजिस्टेंस होता है तो निगेटिव साइड में भी होना चाहिए था, बट यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है निगेटिव साइड में, ओनली पॉजिटिव साइड में ऐसा अरेंजमेंट है। अब देखिए जो प्लस 12 वोल्ट है, ये जो यहाँ से एक 4.7 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए एक डायोड लगता है MUR120, उसके बाद ये पिन नंबर 15 से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 33K का कोई रेजिस्टेंस, ये जो है किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए होता है। तो ये इसका कैपेसिटर का चार्जिंग जब कंप्लीट होता है तो तब ये IC वर्क करना स्टार्ट करती है, शायद ऐसा कुछ है। इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता। चलिए उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पिन नंबर 13 है ये स्पीकर आउटपुट से जुड़ता है। आगे हम यहाँ पर मॉसफेट ड्रॉ करेंगे और मॉसफेट का आउटपुट इसी लाइन से कनेक्टेड हो जाता है। और साथ साथ यहाँ पर जो मैंने कैपेसिटर की बात की, तो यहाँ एक कैपेसिटर लगता है 22 माइक्रोफेराड। तो ये 22 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, हालांकि जो मेन जो इसकी ड्राइंग है, डेटा शीट की ड्राइंग है, उसमें ये नॉन पोलर टाइप में दिखाया गया है, लेकिन 22 माइक्रोफेराड नॉन पोलर में मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसीलिए यहाँ पर पोलर टाइप का लगाना सही है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल स्पीकर लाइन से कनेक्ट होगा और इसकी वोल्टेज वैल्यू आप 50 या 63 रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। अब जो MUR है हमने यहाँ पर लिख दिया MUR120, क्योंकि इस लाइन को वो कट कर रहा था। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम मॉसफेट को ड्रॉ कर लेंगे। ये मेन आउटपुट के मॉसफेट हैं। इस मॉसफेट से ही, हालांकि यहाँ पर कोई बहुत बड़े मॉसफेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे TO220 पैकेज के मॉसफेट भी आपको अच्छा खासा आउटपुट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास डी की इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हीट में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है हीट में। तो ये बेनिफिट है। और जहाँ पावर लॉस की बात हो तो जो व्हीकल यानी कि गाड़ियों में जो एम्पलीफायर लगता है वहाँ पर तो ऑलरेडी बैटरी पर सब ऑपरेटेड होता है, तो वहाँ इफ़िशियंसी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है जो कन्वर्टर्स होते हैं उनमें भी लोड कम पड़ता है उस कन्वर्टर पर और आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। हालांकि जो 2092 इस IC से बना हुआ ये जो पावर एम्पलीफायर सर्किट है, मतलब इसके अंदर इतने फीचर्स डाले गए हैं इस IC के अंदर कि एक बेहतरीन ऑडियो एम्पलीफायर जो कि ट्रांजिस्टर से बना पाना काफ़ी मुश्किल है उतने फीचर्स के साथ। अब देखिए यहाँ पर एक जो कोर लगेगी, ये इंडक्टर कोर है। ये इंडक्टर कोर 22 माइक्रो हेनरी की है। तो इस कॉइल के ऊपर दो लाइनें जब दिखाई गई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कोर लगेगी जो कि फेराइट कोर हो सकती है। अगर वहाँ पर लाइनें ड्रॉ नहीं हुई होती दो लाइनें ऊपर, तो इसका मतलब ये एयर कोर है। जैसे कि क्लास AB एम्पलीफायर में हम एयर कोर वाला इंडक्टर लगाते हैं, तो उस इंडक्टर के ऊपर इस तरीके की लाइन ड्रॉ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये इंडक्टर लगाया गया है। यहाँ पर इस कोर के सिलेक्शन के हिसाब से ही आपके एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी डिसाइड होता है। तो 22 माइक्रो हेनरी के लिए आप
एक LCR मीटर का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो LCR मीटर आपको करेक्ट उसकी रीडिंग दे सके। दोस्तों क्लास डी एम्पलीफायर में देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है 0.1 माइक्रोफैराड का। ये 250 वोल्ट की रेंज में होना चाहिए, या उससे ज़्यादा वोल्टेज का लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये 0.1 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट पॉजिटिव और निगेटिव में क्यों लगा हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं लगाएंगे भी तो। मैं भी यही सोचता था कि इसको न लगाने से क्या होगा, लेकिन होता ये है कि जैसे ही अगर हम इस कैपेसिटर को हटा देते हैं तो इस बोर्ड का क्विशेंट करंट बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें रिपल्स होते हैं तो क्विशेंट करंट बढ़ जाता है, जिससे कि मॉसफेट हीट होने लगते हैं। तो इस पावर सप्लाई में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बाद भी एक 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 250 वोल्ट वाला इस तरीके से लगाया जाता है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है पॉजिटिव निगेटिव में, डायरेक्टली कैपेसिटर है, और दूसरा जो है 1 ओम रेजिस्टेंस के जरिए है। तो यहाँ पर ये LCR नेटवर्क कुछ इस तरीके से बना होता है ताकि रिपल्स को किल किया जा सके, यानी कि रिपल्स अगर आपकी स्पीकर लाइन पर नहीं जाएगी तो वो ज़्यादा सही है। तो पावर सप्लाई में यानी कि स्विचिंग एम्पलीफायर है, इसलिए रिपल्स काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रिएट होती है। अब बात करते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस की। तो ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है यहाँ 47K का है, वो इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये जोड़ दिया मैंने। और जो 47K का जो दूसरा सिरा है ये पिन नंबर 3 से कनेक्ट हो जाता है। तो ये पिन नंबर 3 ये है, पिन नंबर 3 से हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए ले जाकर ये इस तरीके से हमने यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये सर्किट इतना ड्राइंग है इस सर्किट का, इतने में से ये सर्किट का कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इतना ही सर्किट बनाते हैं तो इसमें दिक्कत ये है कि इसका गेन काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए सिग्नल बूस्टिंग का भी अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, तभी आपको फुल आउटपुट मिलेगा। हालांकि इसका आउटपुट काफ़ी क्लीन है, मतलब क्लास डी सुनने का जो असली मज़ा है आपको इस टाइप के बोर्ड में मिलेगा, जो IR 2092 इस टाइप के होते हैं, जिनमें कि सभी कुछ, हालांकि जो रेडीमेड बोर्ड होते हैं उनमें काफ़ी कुछ ध्यान रखकर बनाया जाता है, तो उसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। और इवन जो सोनी या फिर ऐसे स्टैंडर्ड कंपनियों के एम्पलीफायर है वो भी आजकल क्लास डी में स्विच कर गए हैं, क्लास ए भी बहुत कम रह गया है। और दूसरी बात यह है कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में वो भी अलग एक उसकी स्वीटनेस है, लेकिन अभी कॉस्ट भी बहुत बड़ी मायने रखती है। कॉस्टिंग जो होती है क्लास ए बी एम्पलीफायर में कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए जो मॉसफेट है ये IRF 6645 है। आपको अगर दूसरे मॉसफेट लगाने हैं तो उसका ऑन कंडीशन में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ड्रॉप देखना ज़रूरी है। तो जितना कम वोल्टेज ड्रॉप उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा इसमें। तो इस तरीके से दोस्तों ये सर्किट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और जो बायस वोल्टेज है 12 वोल्ट उसे रेकमेंड किया जाता है आप SMPS से दीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों क्लास डी एम्पलीफायर का ये सर्किट डायग्राम स्टडी देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।